नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। ऑटो में सफर करना अब महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। आए दिन चोर महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। एक ऐसी ही घटना धंतोली पुलिस थाना हद से सामने आई है। घटना में फिरियादी महिला कीर्ति खोड़े ये अपने गांव अमरावती वरुण जाने निकली थी। तभी अज्ञात चोरों ने ऑटो सफर के दौरान महिला के बैग में से 1,40,000 के जेवरात चुरा लिए। महिला ने दी हुई शिकायत के अनुसार धंतोली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 15 द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम धर्मपेट गौलीपुरा पंच कमेटी मैदान में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ज्योत्सना हिरनवार, पूनम चौधरी, सगुना कुकुलुरी, संगीता हिरनवार, रेणुका हिरनवार सहभागी हुए थे। नगर सेवक सुनील हिरनवार के प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीरज हिरनवार और मंगेश हिरनवार ने विशेष सहभाग दर्शाया। वहीं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के आयोजन का महत्व भी मौजूदा महिलाओं ने समझाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इनके विचारों से प्रेरित होकर उत्तर नागपुर के प्रभाग क्रमांक 2 के नारी परिसर के रहने वाले कुछ युवकों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश किया। इस वक्त यहां विभाग अध्यक्ष उमेश बोरकर, विभागीय सचिव महेश माने, उत्तर उपाध्यक्ष श्याम रहंगडाले, प्रभाग अध्यक्ष शुभम लोखंडे आदि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा विजय असो। जरीपटका थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने अपनी बेटी की पिटाई की। इस बीच बचाव के लिए आए भाई व मां पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। जूना जरीपटका इटारसी पुलिया झोपड़पट्टी निवासी आरोपी गजर वनवास शेंडे किसी बात को लेकर अपनी बेटी दामिनी की पिटाई कर रहा था। उसके भाई धर्म शेंडे ने उसे टोका तो आरोपी ने उसे मारने के लिए लकड़े की बल्ली निकाली। बीच बचाव के लिए उसका भाई राजेश शेंडे आया तो आरोपी गजर ने राजेश के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। आरोपी गजर ने अपनी मां नंदाबाई वनवास शेंडे पर भी फर्श से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दिनांक 1/2/2021 रोजी फिर्यादी हे जखमी अवस्थेत पोलीस स्टेशनला आले होते। त्यांचा आम्ही उपचार करून आल्यानंतर रिपोर्ट घेतली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की मला 3 मुलं आहेत, त्यापैकी माझा मोठा मुलगा हा काही काम करत नाही, त्याला पत्नी व 2 मुलं आहेत, तर तो आज रोजी आपल्या मुलीला मारहाण करत होता। त्यावेळेस माझा 2 नंबरचा मुलगा व लहान मुलगा त्याला का मारतो असं विचारण्याकरता गेल्यावर भांडण सोडवण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांनी 2 नंबरच्या मुलाला त्याच्यापेक्षा लहान मुला व मला मोठ्या मुलाने गज्जू शेंडे असं त्याचं नाव त्यांनी मारहाण केली। याच्यावर काय कलम लावून काय याच्यावरती आपण 326 ची कलम लावलेली आहे। समोरचा तपास सुरू आहे, सध्या तो अटकेमध्ये आहे। तुझा परिचय? मी पोपनी नवनाथ देवकाते, पोलीस स्टेशन जरीपटका, नागपुर शहर। फेसबुक पर दोस्ती कर कस्टम के नाम पर 10 लाख रुपए ऑनलाइन लूटने का मामला बजाज नगर पुलिस स्टेशन की हद में सामने आया है। इस घटना में 66 वर्षीय फिरियादी अनिल मुलावकर ने अपने इंग्लैंड के दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना में आरोपी इंग्लैंड निवासी लीडा थॉमसन बताई जा रही है। सायबर फ्रॉडचं प्रमाण खरंच खूप हल्ली वाढलेलं आहे। यामध्ये जनरली काय होतं की फेसबुकवरून किंवा इंस्टाग्रामवरून एकमेकांशी ओळख करतात हे लोक आणि त्या ओळख केल्यानंतर सुरुवातीला एक जस्ट फ्रेंड्स म्हणून अकाउंट होतं त्यांचं, नंतर त्यामध्ये त्यांची ओळख झाल्यानंतर मोबाईल नंबर शेअर केले जातात व त्यातून चॅटिंग करणं किंवा बोलणं असं त्यांचे कन्व्हर्सेशन चालू राहतं, फ्रेंडशिप करतात, त्या व्यक्तीचा समोरच्या व्यक्तीचा विश्वास संपादन करतात व विश्वास संपादन केल्यानंतर मग मला तुम्हाला भेटायचं आहे किंवा मला इंडिया हे मॅक्सिमम हे लोक फॉरेनमधून किंवा आउट ऑफ स्टेटचे असतात। तर बऱ्यापैकी जर फॉरेनचे असतील तर फॉरेनमधून आम्हाला इंडिया बघायला यायचं आहे, आम्ही येत आहे किंवा तुम्हाला काहीतरी गिफ्ट पाठवलेलं आहे ते तुम्ही ॲक्सेप्ट करा। बऱ्याच केसेसमध्ये आता ही जी केस आहे यामध्ये वयस्कर व्यक्ती आहेत परंतु त्यांना मी इंडियाला येणार आहे, मला इंडिया बघायचं आहे ह्याच्यासाठी त्यांच्याशी कन्व्हर्सेशन चालू होतं आणि त्यानंतर तिथे आल्यानंतर दिल्लीत मला कस्टममध्ये पकडलेलं आहे, माझ्याकडे 2 करोड कॅश आहे,
ती कॅश सोडवण्यासाठी मला पोलिसांनी पकडलेलं आहे, तर ती कॅश माझी सोडवण्यासाठी मला मदत करा, अशा तऱ्हेने त्यांना फसवणूक झाली. मग त्याच्यामध्ये त्यांना तिथल्या कस्टममधून बोलतोय असं एक दुसरा व्यक्ती पण बोलला की मी कस्टममधून बोलतोय. त्यांनी पण सांगितले की ही लेडीज खूप रडत आहे, हिच्याकडे एवढी एवढी कॅश आहे, तर हिला मदतीची गरज आहे. त्यानंतर परत ती मनी एक्सचेंज करण्यासाठी म्हणून परत असे 3-4 वेळा ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत. तर हे एक केस आहे, पण अशा बऱ्याच केसेस होतात की ज्याच्यातून फेसबुक अकाउंटवरून ओळखून नंतर लग्नापर्यंत बोलणं होतं की मला तुमच्याशी लग्न करायचं आहे. ह्या केसमध्ये आपण 420 आणि IT ॲक्ट लावलेला आहे 66D प्रमाणे. त्याच्यामध्ये आपण आता त्याचे बँक डिटेल्स जे घेतलेत, बँकेकडून ट्रान्सफर जे पैसे झालेले आहेत, कुठल्या बँक अकाउंटला गेलेले आहेत, त्याच्यासाठी बँकेला आपण पत्रव्यवहार केलेला आहे. फेसबुक अकाउंटचे डिटेल घेण्यासाठी कोणाच्या नाव होते, काय होतं, त्याच्यासाठी आपण सायबर सेल्सकडून माहिती घेत आहोत. तर जेव्हा आपल्याला बँक अकाउंट मिळतील त्यानंतर पुढची प्रोसिजर चालू होईल की कोणाचे अकाउंट होतं, काय डिटेल्स होते, त्याचे KYC फॉर्मवरून वगैरे आपल्याला कळेल. कुठली होती असं सांगायला आलं काय सांगितलं? ती UKची आहे. आता ते पैसे जेव्हा त्यांनी ट्रान्सफर त्यानंतर त्यांचा कॉन्टॅक्ट होतोय का? नाही, कॉन्टॅक्ट बंद झालेला. 50 करोड़ से बनने वाली इटारसी पुलिया का विरोध जूना जरीपटका नजुल लेआउट कॉलोनी के लोग कर रहे हैं। इटारसी पुलिया का सालों से उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही क्रेडिट ले रहे थे और कई बार उद्घाटन भी कर चुके थे, लेकिन आम जनता को हो रही परेशानी के बारे में नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां के लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, आइए सुनते हैं। उत्तर नागपुर का ये इटारसी पुलिया, इस इटारसी पुलिया का यहाँ पर में उद्घाटन किया गया था। यहाँ से और ब्रिज बनने वाला है और ब्रिज को लेकर यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों का विरोध है। स्थानीय लोगों का विरोध ये है कि यहाँ पर जो जिस तरह का जब ब्रिज बन रहा है वो दोनों साइड से पैक रहेगा। इनका कहना है कि लेकिन वहाँ पर कॉलम के द्वारा वह ब्रिज बनना चाहिए। तो क्या कहना है, यानी जो आज का आपका ये आंदोलन है आप लोगों का कि यहाँ पर ब्रिज बनना चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या बोलोगे इसमें? हमारा ये कहना है कि ये नजुल लेआउट जूना जरीपटका 150 साल पुरानी बस्ती है, तो यहाँ पे जाने आने की तकलीफ यहाँ पे जो दीवार वाला जो पुलिया बन रहा है उसका हमारे बस्तियों के सभी लोगों का विरोध है। यहाँ अगर पुलिया बनाना है, हमारा विरोध नहीं काम को, पुलिया को विरोध नहीं, यहाँ अगर पुलिया बनना है तो पिल्लर वाला पुलिया बनेगा तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि कोराडी की तरफ पिल्लर वाला पुलिया बना है, इधर उधर कामटी की तरफ बना है। तो हमारा कहना है पिल्लर वाला पुलिया अगर बनेगा तो लोगों को जाने आने के लिए जाने आने का तकलीफ मुझे ये होगा, कल उधर क्या हो गया इधर क्या हो गया, घटनाएं होती है। और ये रेसिडेंस एरिया है, रेसिडेंस एरिया होने के नाते यहाँ पे पिल्लर वाला पुलिया होने के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे हमारे पालक मंत्री जी नितिन राउत जी को भी निवेदन दिए, यहाँ पे हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर उनको भी जाके नितिन गडकरी को निवेदन दिए, नाना पटोले को निवेदन दिए, सारे लोगों को निवेदन दिए कि यहाँ पे ये बस्ती बहुत पुरानी बस्ती है, 150 साल पुरानी बस्ती है, रेसिडेंट एरिया है। तो हमारा यही कहना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ पे पुलिया अगर बनेगा तो पिल्लर वाला पुलिया चाहिए। यहाँ पर स्थानीय, आप यहाँ के स्थानीय हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह के कब्रस्तान है या क्रिश्चियन कब्रस्तान, यहाँ पर 2 दिसंबर को यहाँ पर कई लोग आते हैं, तो उस समय यहाँ पर बहुत रश रहता है, आप कई सालों से देख रहे हैं, और अगर ये ब्रिज बनता है दोनों साइड से दीवार तो कितना ट्रैफिक हो? सर यहाँ पर 4 समाज के कब्रस्तान है, उसमें एक मुस्लिम समाज का है, 3 क्रिश्चियन समाज के है। 2 नवंबर को पर्टिकुलर यहाँ पर इतना बड़ा मेला भरता है तो कम से कम 1000 गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग आती है 4 व्हीलर की, तो उनको पार्क कहाँ करेंगे? ये ब्रिज बन जाता है तो ब्रिज के चारों तरफ गाड़ियाँ लगेंगी नहीं, ट्रैफिक जाम हो जाएंगी। तो शासन से हमारा निवेदन है, हम शासन के डेवलपमेंट के काम में आड़े नहीं आते, उन्होंने ब्रिज बनाना चाहिए, खुशी की बात है, लेकिन हमारा शासन से यही निवेदन है कि यह ब्रिज 2 पंखी ये पिल्लर के थ्रू बनना चाहिए ताकि ये लोगों को आजू बाजू के लोग दिखे। यहाँ पे कब्रस्तान में जो गाड़ियाँ आएगी वो ब्रिज के नीचे पार्किंग होंगी, लोगों की रोजी रोटी चले, लोगों के काम धंधे चले और लोगों के बस्ती का भी विकास होना चाहिए, लोगों के घर भी ना डूबे। तो इसलिए हमारे शासन से ये विरोध है कि भैया आप जूना जरीपटका के नागरिकों की तरफ ख्याल करके वो ये ब्रिज को पिल्लर पे बनाओ। हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को निवेदन दिए, नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन राउत जी को दिए, उसी तरह इस क्षेत्र के आमदार हमारे प्रिय लाडले आमदार विकास भाऊ ठाकरे को दिए, विधान परिषद के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले को जी दिए और चीफ मिनिस्टर को भी दिए और बाकी सब PWD के अधिकारी को उनको भी भेज दिए फैक्स करके। तो हमारे यहाँ के नागरिकों की यही कहना है कि ब्रिज बने लेकिन पिल्लर की तरह बने ताकि लोगों की रोजी रोटी भी ना छीने और लोग इस यहाँ पर जाना भी ना हो। ब्रिज बनने से ऐसा होगा कि ऊपर कोई मर गया तो उसको कोई मदद भी ना मिलेगी, वो मर के पड़ा रहेगा। यही मेरे शासन से
निवेदन है। आपका क्या कहना है कि किस तरीके के पिलर होना चाहिए यहाँ पर? ये जिस तरीके की ये जो इनकी डिज़ाइन है, पहले तो सबसे बड़ी बात है सर कि अगर कहीं पे भी कोई भी शासन का काम होता है तो वो शासन का काम जो है वहाँ की लोकल पब्लिक को लेके करना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर समाज के इसके हित में काम करना चाहिए। ये पुलिया जिस तरीके से बन रहा है, ये दीवार दोनों साइड से दीवार सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे एक जुनाजरीपट का बस्ती है, एक नजरुल लेआउट कॉलोनी है और 4 कब्रस्तान है, उसमें एक मुस्लिम कब्रस्तान है, 3 क्रिश्चियन कब्रस्तान है। रोज़ प्रतिदिन यहाँ से कम 3 से 4 डेड बॉडी आती है, तो उसमें कम से कम एक डेड बॉडी के साथ में कम से कम 25 से 50 लोग आते हैं। तो अगर ये जैसे वॉल टाइप का अगर बनता है तो, और आजू बाजू से जैसे 9 मीटर का रोड दे रहा है, वो दोनों भी आजू बाजू से, तो एक साइड से अगर आता है तो दूसरे साइड से वो भी आता है, तो वहाँ पे तकलीफ होगी उसको। और ये जो इतना मजमा जो आता है जैसी डेड बॉडी के साथ में 20-25 लोग, अगर एक समय में 2 डेड बॉडी आ गए तो कम से कम 50 से 100 गाड़ी आती है, तो वो पार्क कहाँ करेंगे? तो हम शासन से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ जो भी आप बना रहे हैं वो बनाइए, हमें उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो सेंटर पिलर वाला पुलिया बनना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर सेंटर वाला पिलर बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर मुस्लिम कब्रस्तान है यहाँ पर और क्रिश्चियन कब्रस्तान है, यहाँ पर अगर कोई बॉडी आती है तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगी। लेकिन ये ब्रिज बनने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम होंगी, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और यहाँ के कुछ व्यापारियों का भी कहना है जिनके यहाँ पर दुकानें है। और जैसे यहाँ पर अब यहाँ के ये स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते अगर यहाँ पर मुस्लिम कब्रस्तान है और क्रिश्चियन कब्रस्तान है, यहाँ अगर बॉडी आती है, अगर ये ब्रिज बनता है, इनको यहाँ से ब्रिज है आगे तक ये गया हुआ है, फिर इनको वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ से रिटर्न होकर वापस आना पड़ेगा, उसमें कितने ट्रैफिक जाम हो? यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमें अगर कुछ डेड बॉडी अगर आती है तो यहाँ पे कभी कभी एक साथ 2-2, 3-3 बॉडियाँ भी आ जाती है, जिसके कारण अगर यहाँ पे पिलर अगर रहेगा तो वो अपन पार्किंग के लिए आसानी से गाड़ियाँ अपन यहाँ रख सकते नीचे। लेकिन अगर वो दीवार खड़ी करते हैं, दीवार खड़ी करने के बाद में यहाँ से फिर उनको नीचे उतरना पड़ेगा, आगे जाने के बाद में वहाँ पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। इस तकलीफ़ों को अगर निवारण चाहिए तो हमें पिलर वाला ही यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, यही हमारी एक निवेदन है। स्थानीय लोगों का ब्रिज को लेके कोई विरोध नहीं है, लेकिन सेंटर वाले पिलर की ही मांग कर रहे हैं। ये ब्रिज यहाँ पर जो बन रहा जो ब्रिज है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। और ये जो पुल है यहाँ पर उतर रहा है, तो ये पुल को आगे तक बढ़ाना चाहिए, उन्होंने वो जिंजर माल के आगे में उतारना चाहिए, ताकि उधर से भी जो आने वाला जो क्राउड है वो भी सीधा है, उसको अगर बाहर निकलना है तो वो भी बाहर निकल जाए सीधा सीधा। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये परमानेंटली उपाय हो जाएगा। अगर आधे में ही इसको करके रख देंगे तो फिर से और आगे जो ट्रैफिक बढ़ेंगी तो उसको बाहर निकलने में दिक्कत जाएंगी। तो इसलिए ये जरीपट का बस स्टॉप है, वहाँ पर अगर ये उतरेगा तो और अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ के स्थानीय लोगों को, और बाहर के जो आने जाने वाले जो क्राउड है उनको भी यहाँ से बाहर जाने के लिए दिक्कत नहीं जाएंगी। जिस तरीके की ये ब्रिज है, ये ब्रिज का लोगों का कहना है कि भाई अगर ब्रिज उतारना ही है तो सामने में महात्मा गांधी स्कूल है, वहाँ तक के उतारे। कैमरामैन अविनाश के साथ रितेश बुर्ग, महाराष्ट्र टीवी 24। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के डॉक्टरों को 58 तरह के सर्जरी करने की अनुमति देने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने विरोध जताया है। IMA और JDN ने आयुष मंत्रालय के इस निर्णय का विरोध जताते हुए इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सर, आप आज आंदोलन या फिर आपने जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका विरोध आप कर रहे हो, क्यों उसका विरोध हो रहा है, क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मला हे सांगायला आवडेल की आता सगळ्यांनाच माहिती आहे 19 नोव्हेंबरला जे CCIMनी नोटिफिकेशन काढलं होतं की आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पण जनरल सर्जरी सारखी प्रॅक्टिस करू शकतात। त्यांनी 58 सर्जरीज नमूद केल्या होत्या, त्यामध्ये ज्या 58 सर्जरीज आयुर्वेदिक डॉक्टर एक सर्टन ट्रेनिंग नंतर करू शकतील। पण माझं म्हणणं हेच आहे की आम्ही आयुर्वेदाला डिनाय नाही करत आहे किंवा आम्ही आयुर्वेदाच्या विरोधात नाही आहे, बट ज्या सर्जरीज इव्हन MBBS प्लेन MBBS डॉक्टर किंवा प्रोफेशनल सर्जन्स पण एवढ्याही वर्षांच्या प्रॅक्टिसनंतर पण जे करू शकत नाहीत, इव्हन सुप्रीम कोर्टाचे क्रॉस पॅथीवर जे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत। फॉर एक्झाम्पल आता एखादा नॉर्मल सर्जन असेल तो फक्त त्याच्या इन्क्लुडेड सर्जरी करेल, जसे गायनोकॉलॉजीच्या सर्जरी राहतील त्या करू शकणार नाही, ऑफ्थॅल्मॉलॉजीच्या सर्जरी राहतील, कॅटरॅक्ट सर्जरी राहतील, या करू शकणार नाही। तर आम्ही एवढे सर्जन जे MS
MCH नंतर त्याच्यानंतर पुढच्या अजून फेलोशिप वगैरे घेऊनही आम्ही क्रॉसपॅथी करू शकत नाही. आणि त्या सर्जरी जर एक सर्टन ट्रेनिंगनंतर आयुर्वेदिक डॉक्टर करू शकतात, तर तुम्ही समजू शकता याच्यामध्ये नुकसान कोणाचं होईल. याच्यामध्ये नुकसान नॉर्मल जनतेचं होईल. आम्ही त्यांच्यासाठी उभं राहिलो आज की या सरकारच्या निर्णयाचा सगळ्यात जास्त जो तोटा होणार आहे तो आपल्या सगळ्या नॉर्मल जनतेला होणार आहे, जी सर्वसामान्य जनता आहे त्यांच्यासाठी आम्ही आज इथं उभं राहिलेलो. आयुर्वेदिक डॉक्टर असं म्हणत आहेत की हे जे त्यांना सर्जरी परमिशन मिळाली आहे ते एक सर्टन ट्रेनिंग नंतरच देण्यात आलेले आहे, ते प्रोफेशनलच आहे आणि अशा गव्हर्नमेंटनेही असे विचार करूनच दिला आहे, त्यामुळे आम्ही ते करू शकतात म्हणून त्यांना दिलं आहे. तर त्यात तुमचा विरोध का बरं असणार? काय त्यांचं ठीक आहे, त्यांना सर्टन ट्रेनिंग नंतर देत आहे, पण इथे 3 वर्ष जरी तुम्ही जनरल सर्जरी करून राहिले तरी त्यांचं क्रॉस सर्जरी नाही करू शकत. जसं स्पेशलायझेशन ENTमध्ये ENT जनरल सर्जन एक ENT सर्जरी नाही करू शकत. तर ते लोक असं काही ट्रेनिंग 6 महिन्याचं म्हणा जे ड्युरेशन असेल त्याचं ट्रेनिंग घेऊन ते सगळ्या सर्जरी कसं करू शकणार. एक प्लेन MBBS डॉक्टर पण नाही करू शकत. तर आम्हाला त्यांच्या ब्रांचचा विरोध नाही आहे, आयुर्वेद या होमिओपॅथीचा विरोध नाही आहे. आम्हाला विरोध फक्त याच गोष्टीचा आहे की याचं खिचडीकरण नको व्हायला. 58 सर्जरी देण्यात आली आहे त्यांना. तर आपल्याला असं वाटतं आहे का की 58 सर्जरी क्रिटिकल असतील किंवा बघा लोकांना त्याचा त्रास? 58 असो या एक असो, जनतेला तोच त्रास व्हायला नको हेच आमचं म्हणणं आहे. आपल्याला असं वाटतं की आयुर्वेदिक डॉक्टर जे आहे जे सर्जरी सरकारनं परमिशन दिली आहे ते करू शकत नाही? करू शकत नाही असं नाही म्हणू शकत, पण त्याचं जे कॉम्प्लिकेशन्स असतं, जसं सर्जरीच्या वेळी ॲनेस्थेशिया लागतं, ॲनेस्थेशिया कोण देणार? पोस्ट सर्जरी पोस्ट ऑफ मॅनेजमेंट लागतं, ते कोण करणार? आयुर्वेदावाले करू शकतात. जर करू शकत असेल तर ठीक, त्याच्यासाठी स्पेशलायझेशन असतं. पोस्ट ऑफ ॲनेस्थेशिया म्हणजे पोस्ट ऑफ मॅनेजमेंट ॲनेस्थेशियावाले करतात, तर ते त्याच्यासाठी स्पेशलायझेशन लागतं. सरकारचा हा निर्णय आपल्याला पूर्ण नसावा असं आपल्याला वाटतं का? मोस्टली असं वाटतं. नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभा आज संपन्न हुई, जिसमें बहुत से विषयों पर विचार किया गया। स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके ने बताया कि मनपा ने नागपुर शहर के सभी बड़े और मध्यम बगीचे प्राइवेट संस्था के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद लोगों को बगीचे में जाने के लिए 5 रुपए टिकट देना होगा। नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर के बगीचों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। अब लोगों को अपने ही परिसर के गार्डन में जाने के लिए 5 रुपए टिकट देना होगा, जिसकी जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके ने पत्र परिषद में दी। इस निर्णय के बाद शहर के कुल 200 उद्यान निजी संस्थाओं की मदद से चलाए जाएंगे। इस योजना से मनपा के 10 कोटी निधि सालाना बचने की बात झलके ने बताई। इस योजना के तहत एक समिति स्थापन की जाने वाली है, जिसमें नगर सेवक और परिसर के 7 लोग सदस्य के रूप में रहेंगे। गनीमत है कि सवेरे के वक्त इन उद्यानों में घूमने आने वाले लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लिए जाने वाला है। तो ये पूरा प्रस्ताव क्या है और इसकी टेंडर प्रक्रिया भी होगी? एकंदरीत नागपूर शहरातले 2 एकरपेक्षा मोठे असे 15 उद्यानं आणि 2 एकर ते 0.5 एकर म्हणजे अर्धा एकरपेक्षा त्या दरम्यानचे जेवढे 54 उद्यान आहे अशा मोठ्या उद्यानांकरिता हा प्रस्ताव आहे। शहरात साधारणतः 200हून अधिक उद्यानं आहे, त्याच्यामुळे सर्वच्या सर्व उद्यानांकरिता हा निर्णय झालेला नाही। हा निर्णय केवळ मोठ्या उद्यानांकरिता आहे। या निर्णयाअंतर्गत जी उद्यानांच्या जवळपास असणारी जी सामाजिक संस्था आहे त्या संस्थेच्या माध्यमातून हे उद्यानं प्रायोगिक तत्वावर चालवण्यासाठी घ्यावे आणि त्या माध्यमातून 5 रुपये शुल्क आकारून त्या सर्व उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती, त्यात CCTV कॅमेरा लावणे, त्यात गार्ड लावणे, त्यात महानगरपालिका केवळ पाणी आणि वीज बिल उपलब्ध करून देईल, बाकी सर्व मेंटेनन्सचा खर्च त्यांनी करायचा आहे। त्याचं गार्डनची यथायोग्य देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी त्या संस्थेची राहील। मात्र या सर्व गोष्टी करत असताना सकाळी मॉर्निंग वॉकला येणाऱ्या नागरिकांना कुठल्याही प्रकारे शुल्क आकारण्यात येऊ नये असा निर्णय आज आम्ही घेतला है। बहरहाल मनपा शहर के अधिकांश बगीचों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, मगर कुछ सवाल ऐसे भी है जिसका जवाब जनता चाहेगी, जिसमें गार्डन के माध्यम से निजी संस्था पैसा कमाएगी, मगर गार्डन में अगर कोई विकास का काम करना है तो वह मनपा
जनता के पैसों से मनपा करेगी। उसी के साथ इस योजना के तहत निजी संस्थाएं बगीचों का संचालन करेगी, मगर उन संस्थाओं को लेकर कोई पुख्ता नियम नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि संस्था ने मनमानियां की और संचालन में गड़बड़ियां पाई गई तो शिकायत किसके पास करना और कार्रवाई कितने दिनों में होगी, क्या होगी, इन सब सवालों के लिए फिलहाल कोई पुख्ता नियम नहीं बने हैं। नागपुर वासियों ने भी इस विषय पर अपना मत व्यक्त करते हुए नाराजगी दर्शाई है। क्या है उनका कहना, आइए देखते हैं। ये निर्णय के खिलाफ सभी नागरिकों को जाना ही चाहिए और जाएंगे। ये सरकार को नागरिकों को सुविधा देने के अंतर्गत आता है ये, तो ये इसको उनको बाजार के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसका मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। इन लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराना प्रशासन का ये नियम है, उनका कर्तव्य है, तो ये उसको वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते नागरिकों से शुल्क लेकर। ये निःशुल्क देना आवश्यक है। गलत है, मतलब इतने सालों से जो लोगों के लिए फ्री था, ऐसा लग रहा है कि जैसे मनपा के पास अभी बजट ही नहीं है कि सिटीजन्स को फ्री शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण देने के भी अब उनको पैसे लेने पड़ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। और उनको अगर नागपुर में वैसे बहुत सारे प्राइवेट पार्क हैं, उनको अगर पैसा वसूल करना है तो उन पे टैक्स बढ़ाओ जहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट पार्क हैं। ये जो पब्लिक पार्क है जहाँ पे कई बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, कई लोग सुबह योगा करने आते हैं और सीनियर सिटीजन्स आते हैं, इतने सालों से आते हैं, उनसे पैसा लेना इस तरह से बहुत गलत है। ढूंढने हैं तो नए स्रोत वो बहुत तरीके से ढूंढ सकते हैं। आज आप बोल रहे हो मेक इन इंडिया में यंगस्टर को आप न्यू स्टार्टअप या आइडियाज़ के लिए प्रमोट करते हो, तो उनसे पूछो, उनकी राय लो। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू वो कमा सकते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटी में जो ये सब आता है, हम टैक्स भर रहे हैं, पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, तो इतना तो हक बनता ही है ना, वरना टैक्स ख़त्म कर दो और सारी चीज़ों पर पैसे लगा दो। मतलब आप टैक्स मत ही लो किसी भी चीज़ों पर, तो कोई फैसिलिटी मत दो फिर हमें। आप हर चीज़ पे टैक्स भी ले रहे हो और कमाने के ज़रिए भी ढूंढ रहे हो, तो ये गलत है। हाँ, आप कुछ ऐसा आइडिया निकालो, बहुत सारे लोग एक सुंदर सी मूर्ति बना दो, उसके आगे दान पेटी रख दो, या फिर आप कहो कि हमने कितने अच्छे काम किए, आप दान पेटी रख दो, लोग देंगे, देने वाले देते हैं, लेकिन उस चक्कर में हर किसी को पे करना पड़े, ये तो बहुत गलत है। मतलब ये हम सारे सिटीज़न का राइट है ये सारी चीज़ें, तो इस पर तो नहीं लगाना चाहिए। माना इकोनॉमी ख़राब थी और किसने ख़राब की है वो भी हम सब जानते हैं, सिर्फ कोविड का टाइम नहीं है, पहले से है। तो प्राइवेटाइजेशन या फिर वसूलना ही नहीं है। एक टाइम आप हफ्ते में कुछ डिसाइड कर सकते हो कि आप अच्छा मेंटेन करोगे और उस पर आप पैसे लो अगर इवेंट करा रहे हो, पर उसका साफ़ करना भी फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइडियाज़ निकालने को बहुत है, ये इजी वे आउट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम सब चाहते हैं। थैंक यू। एक नंबर का धोखा है ये पब्लिक के साथ। हमने तुम लोगों को 5 साल चुना था, 5 साल तुम लोग हमारे फैसिलिटीज़ के लिए चुने गए थे, तुम लोग हम पे पैसे लगाते हो, हमारी महंगाई और बढ़ाते हो। लोगों ने कहा है कि पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं, ऐसे में मनपा को बगीचे के निजी हाथों में सौंपने की क्या जरूरत थी। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल की व्यवस्था भगवान भरोसे है, क्योंकि जिन गार्ड को सुरक्षा के लिए रखा गया वह मीठी नींद लेते नजर आ रहे हैं और आवारा पशु वार्ड में घूमते नजर आ रहे हैं। यह नज़ारा है मेडिकल के वार्ड क्रमांक 28 का, जहां यहाँ पे यह नज़ारा आम हो गया है। इस ओर न अधिकारियों का ध्यान है, ना ही मेडिकल प्रशासन का। ऐसे में कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता प्रकाश शुंकलवार। प्रकाश, नागपुर के मेडिकल कॉलेज में आवारा कुत्तों को घूमते हुए देखा गया, क्या ये मेडिकल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है? हाँ बिल्कुल रिंकू, जो वीडियो सामने आया है फिलहाल उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल के जो अधिष्ठाता है उन्होंने कहा है कि वो वीडियो मेडिकल का है, ये साबित नहीं होता है। अगर उसके लिए एक समिति स्थापन की गई है, अगर वो समिति रिपोर्ट देती है कि हाँ वो वीडियो मेडिकल का ही है, तो जो लोग दोषी पाए गए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नागपुर के वोखाट अस्पताल ने मरीज का शव बिल न भरने के कारण 15 से 18 घंटे रोके जाने का मामला उजागर हुआ है। कोरोना काल में आरोग्य सेवा पूरी तरह व्यापार बन गया है। हम ये इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि नागपुर के वोखाट अस्पताल ने इसी को साबित किया। जहां पहले कोरोना मरीज के इलाज के लिए वोखाट अस्पताल ने लाखों का बिल निकाला, बावजूद लाखों के बिल के वोखाट के डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके। इतना ही नहीं, मौत के बाद वोखाट अस्पताल प्रशासन ने अमानवीयता दिखाते हुए शव को 18 घंटे तक परिजनों को शव नहीं सौंपा। नागपुर के प्रसिद्ध अस्पताल वोखाट का नाम जितना बड़ा है उतने ही उनके कारनामे बड़े हैं। इस अस्पताल में अगर मरीज जाता है तो लाखों का बिल सर पर ले आता है। अगर बिल न भरे तो अस्पताल शव को 15 से 18 घंटे रोक देता है। ऐसा हम नहीं बल्कि मरीज के परिजन कहते हैं। आपको बता दें कि वोखाट अस्पताल में रुमाना परवीन नामक 53 वर्षीय महिला 21 जनवरी को भर्ती हुई थी, जिन्हें कोरोना था। 11 दिन के इलाज का वोखाट अस्पताल ने 9,35,000 का बिल निकाला, लेकिन उपचार के दौरान रुमाना परवीन की मौत हो गई। बिल ज्यादा होने के कारण वो बिल भरना परिजनों के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण वोखाट अस्पताल ने 18 घंटे डेड बॉडी रोकी, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। मेरे मिसेज की तबीयत खराब हुई थी। 21 तारीख को कोविड पॉजिटिव आया था, तो उनको 21 तारीख को रात में यहाँ पर एडमिट किए थे और अभी 11 दिन हो गए। तो 11 दिन तक के वो उसकी हालत जैसी थी वैसी थी, कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। और अभी मेरा पॉलिसी भी था 4 लाख का मेडिक्लेम का, तो वो उसके ऊपर में हम इलाज कर रहे थे। और क्या बोलते ये अभी इन्होंने एकदम अभी उसका डेथ हो गया कल रात में 11 बजे। तब से अभी तक हम यहाँ खड़े हैं, 24 घंटे होने को आ रहे, लेकिन अभी हमारी डेड बॉडी मिली नहीं है। और क्या बोलते हैं वो 9.5 लाख रुपए का इन्होंने बिल निकाले है। 1.5 लाख का बजट 4 दिनों में निकाले, 10 दिनों का बिल 9.5 लाख रुपए निकाले हैं। और अभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतना 4 लाख तो पेमेंट हो गया पॉलिसी की तरफ से। कोविड पेशेंट को एडमिट करें यहाँ पर रुखसाना परवीन को 21 जनवरी को 2021 को 11 दिन हो रहे हैं। अभी 21 तारीख से लेकर के आज की 1 फरवरी है। 21 तारीख से एडमिट कर रहे थे, आज की 1 फरवरी है। पेशेंट का कल डेथ हुआ और 11 दिन का 9 लाख रुपए वोखाट हॉस्पिटल ने बिल बना दिया। 9 लाख से ज़्यादा का ही है, 9,35,000 रुपये का बिल बना है। अब या तो ये हम ये नहीं बोल रहे कि एनएमसी और इनकी साठगांठ है, लेकिन एनएमसी ने जब 4 बार इसके लिए वो सर्कुलर जारी कर दिया है, 7,500 रुपये पर डे का आईसीयू के अलावा भी चार्ज नहीं ले सकते, तो 9 लाख रुपए का बिल कहाँ से बन गया। उसके बावजूद इसको पूछा जा रहा है हॉस्पिटल में ये ताले लगे हुए हैं, अंदर पेशेंट जाने के लिए सब खुल जाता है, परमिशन सब चीज़ की इनको तो वो टाइम मिल जाती है। जब पेशेंट के घर वालों से पैसे लेना है तो हाथ जोड़ के भीख मंगे के ऐसा पैसे भी मांग लेते, लेकिन जब पेशेंट के घर वाले पेशेंट को देखना चाह रहे तो इनको भिखारियों के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। कल रात को पेशेंट की डेथ हो गई है, जाफर नगर के लोग रहवासी है, रुखसाना परवीन जी जो थे उनकी कल रात को बोलते डेथ हो गई। हमको अभी फ़ोन आया यहाँ से, हॉस्पिटल का कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई मैनेजमेंट कोई भी आने के लिए रेडी नहीं है। पुलिस वालों को भी हमने बुलाया, पुलिस वाले भी अंदर जाके बात करके गए, दिलासा दिए कि अभी वहाँ पर आओ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करो करके। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाकायदा पूरे ऑर्डर्स आए हुए हैं कि अगर कोई मर जाता है व्यक्ति तो पैसे के लिए उसको आप अंदर होस्टेज करके उसकी लाश को नहीं रख सकते। तो क्या ये वोखाट हॉस्पिटल जो है, ऐसे कौन से लोगों का इनको सपोर्ट है कि कोर्ट से भी बढ़कर ही अपने आप को समझ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं और ये हमारे इनकी फैमिली से वादा है कि लाश लेकर के हम लोग यहाँ पे से वापस जाएंगे। आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ है, 4,20,000 रुपये अभी तक इन लोगों ने जबकि पे कर चुका है, 4,20,000 पे करे ना चाचा, हम कुछ बोल रहे हैं आपको। महज यही मामला नहीं तो इसके पहले भी वोखाट अस्पताल ने महज 22 घंटे के इलाज के 1,88,000 का बिल निकाला था। भंडारे में मेरे पिताजी थे एडमिट 15 दिन, वहाँ से रेफर यहाँ किए वोखाट में एडमिट करने के बाद वो 12:30 बजे यहाँ एडमिट हुए। फिर वहाँ एडमिट होने के बाद रात को 9:30 बजे मेरे को फ़ोन आया कि उनका हाइपर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, अपने को इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपनी तरफ से नियोजन करो। फिर सवेरे 9:30 बजे मेरे को फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, पंपिंग शुरू है। फिर 10 बजे मेरे को कॉल आया, आधा घंटे में उनकी डेट होगी। यानी 12:30 बजे उस दिन
एडमिट किया और दूसरे दिन 10:30 पे उनकी डेट की समरी यहाँ पे दी है। तो 22 घंटे में 1,88,000 रुपये बिल निकाले टोटल। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आधे घंटे डेट होगी आधा पौन घंटा मैंने उनसे डिस्कस किया, यानी मेरे पिताजी अंदर डेट हुई थी, उनकी बॉडी थी, बोले जब तक कि वो पेमेंट नहीं करते तब तक कि आपकी बॉडी नहीं मिलेंगी। तो मैंने उसके आधे घंटे उनके वो क्या अकाउंटेंट वाले, कोई डॉक्टर वाले, ये पूरे वहाँ से वहाँ कॉल रेफर करते करते पूरा मेरा आधा पौन घंटा पूरी बात की, तब कोई 8,000 उन्होंने डिस्काउंट दिए। 8,000 ही। मैंने बोला बॉडी का है आपकी? नहीं, वो तो डेट होगी अभी, ये मेरी 22 तारीख का है, यानी 12 महीने का, 21 यानी 12 करना पड़ा। उस टाइम कुछ नहीं था, बिल पेड करे उसके बाद ही दिए बॉडी। हाँ, ये इसमें भी करना पड़ा क्योंकि अपने मतलब पिताजी अपनी बॉडी लेना को... जरूरी है, पैसा ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जाके कंप्लेंट करूं क्या, कहीं जाऊं क्या, कलेक्टर के पास जाऊं क्या, ऐसा लगा मेरे को खुद को। कोर्ट के ऑर्डर वगैरह का कोई मान सम्मान ही हॉस्पिटल को है नहीं। कोर्ट के अनगिनत बार ऑर्डर आ चुके हैं कि आप पैसे की पेमेंट के लिए कोई की लाश को नहीं रोक सकते, और ये लोग उठाई गिरे लोग नहीं है कि फुकट में लेकर जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा बिल पेड कर रहे हैं। दवाई का जो डिफरेंस देखो तो 12 महीने, ये देखो कब तक के एक मिनट में क्या क्या दवाई दी है, ये देखो, ये पूरा यहाँ पे लिखा है। एक मिनट में क्या, यानी पेशेंट में वो क्या क्या खाए, वो तुमको तो कुछ दिखा के नहीं दिया ना, तो नहीं, लेकिन एक मिनट में क्या खाए उन्होंने पेशेंट ने। अरे बाप रे बाप। ठीक है। इस मामले के बाद नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन को अस्पताल के खिलाफ कठोर से कठोर कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपण लक्षात आणून दिला आता तर लक्षात आला की 18 तास बॉडी थांबवली आहे। मला काल फोन आला होता, आमचे जे कोरोनाचे इंचार्ज आहेत त्यांना मी सांगितला होता आणि त्यांच्याकडनं मला निरोपही होता की अर्धा पाऊण तासात ते बॉडी देऊन देते। पण काल संध्याकाळी मला हा निरोप मिळाल्यानंतर आपण सांगता की 18 तासपर्यंत बॉडी थांबवली आहे। तुम्ही प्रशासनाला आता निर्देश दिले आहे आणि जे कठोर ते कठोर कारवाई होऊ शकते, जे नागपूर शहराच्या प्रत्येक हॉस्पिटलसाठी एक मेसेज असायला पाहिजे की असं केलं तर काय करू शकतो, या दृष्टीने महानगरपालिकेने दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे असे निर्देश दिले हैं। तो वही पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने इस विषय पर शिकायत मिलने पर राज्य सरकार के पास दरख्वास्त कर ऐसे लूटने वाले अस्पताल पर अंकुश लगाने की बात कही। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल ने पेशेंट को पर डे कितना बिल लगने वाला है ये बताने को होना, ताकि अगर पेशेंट के रिश्तेदारों के पास पैसा रहता है तो वो इलाज करे, अन्यथा सरकारी अस्पताल में ले जाए। मगर कुछ अस्पतालों में उन्हें बताया नहीं जाता, 9 दिन के बाद 9-10 लाख रुपए बिल थमाया जाता है। अगर पेशेंट मृत हो गया तो उसके परिवारजनों के पास पैसे देने के लिए नहीं रहते, इसलिए यहाँ ऐसी नौबत आती है। मुझे लगता है कि सभी हॉस्पिटल्स ने पेशेंट को पर डे कितना चार्ज लगेगा वो डे टू डे बताना चाहिए, ऐसी मुझे लग रहा है। ये सर, ये वोकरडार हॉस्पिटल की हमेशा चर्चा में रहा है कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी अगर मेरे पास कोई तकरार आएगी तो मैं राज्य शासन से दरखास्त करूंगा कि इतने बिल लेने वाले हॉस्पिटल्स है नागपुर के, इनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाए। मेरे पास अगर किसी की कंप्लेंट आती है तो आगे की कार्रवाई हम करेंगे। इस विषय पर महाराष्ट्र टीवी 24 अस्पताल प्रशासन के पास प्रतिक्रिया जानने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। बहरहाल ये कोरोना महामारी लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बनी हो, लेकिन कई निजी अस्पताल के लिए ये बीमारी सोने की चिड़िया जरूर बन गई है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। अभी वक्त हो चला है यही रुकने का, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।